नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में आपका बहुत स्वागत करता हूं। लेक्चर नंबर 77 में प्राचीन भारत लेक्चर सीरीज में आज बात करनी है हमको गुर्जर प्रतिहार वंश। त्रिपक्षीय संघर्ष में बेसिकली फोकस किया हुआ है अपन ने। इसके पहले वाले लेक्चर में जो बात करी है वो राष्ट्रकूट वंश की बात करी है और राष्ट्रकूट के बाद दूसरा गुर्जर प्रतिहार और इसके बाद पाल की बात करेंगे। इन तीनों के बीच ही कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष होता है, क्योंकि कन्नौज राजनीतिक सत्ता का नया केंद्र था। कन्नौज में उर्वरता भी थी, कन्नौज सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था, सेंटर पॉइंट भी था। इस कारण से कन्नौज को सारे लोग पाना चाहते थे। ठीक है, तो गुर्जर प्रतिहार वंश जो है 8वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक लगभग रहा है। ठीक है, बात करते हैं विदेशी आक्रमणकारी में हूणों। विदेशी आक्रमणकारी जो हूण आ रहे थे वो और आंतरिक विघटन के कारण 5वीं शताब्दी के अंत तक गुप्तों का विघटन हो गया या गुप्त साम्राज्य लगभग समाप्त हो गया। फिर उत्तर गुप्त आते रहे लेकिन वो उतने मजबूत नहीं रहे। तो विदेशी आक्रमणकारी जो कि हूण थे और आंतरिक विघटन के कारण 5वीं शताब्दी के अंत तक गुप्त समाप्त हो गए। गुप्तों का पतन हुआ तो आसपास के छोटे राजवंश स्वतंत्र हो गए। ये सारे गुप्तों का पतन हुआ और चंदेल मतलब बुंदेलखंड में जयजाग भुक्ति, मालवा में परमार, शाकंभरी के चौहान जो है वो अजमेर और दिल्ली के पास चौहान वंश के शासक थे या शाकंभरी के चौहान। मध्य भारत में कलचुरी जो कि जबलपुर वाला क्षेत्र कहलाता है मध्य प्रदेश में, और गुजरात में सोलंकी वंश या चालुक्य। ठीक है, और इस तरफ कौन उदय हुआ है? पाल वंश, और पाल के बाद वहीं पे बंगाल में सेन वंश भी आ गया है। ठीक है, अगर इंडिया के मैप के हिसाब से अपन बात करेंगे तो यहां पे पाल वंश, पाल के बाद आ गए हैं सेन, सेन के बाद फिर यहां पे मान लीजिए आपके गुजरात के चालुक्य, गुजरात के चालुक्य के बाद ये राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट के बाद यहां शाकंभरी के चौहान, यहां पे कन्नौज, फिर जयजाग भुक्ति के चंदेल, फिर मालवा के परमार। इस तरीके से चलता चले जाएगा। तो इसी को मैपिंग में भी कर सकते हैं आप। ठीक है, आसान है बनाना। तो गुप्तों के पतन के बाद जयजाग भुक्ति के चंदेल, मालवा के परमार, पाल वंश, गुजरात के चालुक्य, मध्य भारत के कलचुरी, शाकंभरी या दिल्ली अजमेर के पास के चौहान आदि लोगों का, छोटे छोटे राजवंशों का उदय हुआ। और यही अपना सिलेबस है आगे का जो अपने को पढ़ना है बहुत छोटे छोटे रूप में। ठीक है, तो गुप्तों का पतन के बाद आसपास के छोटे राजवंश स्वतंत्र हुए। पाटलिपुत्र का गौरव समाप्त हो गया, जो पटना राजधानी हुआ करती थी। आधुनिक पटना जो पुरानी पाटलिपुत्र है वो पाटलिपुत्र का गौरव समाप्त हो गया और नया राजनीतिक केंद्र क्या उभरा? कन्नौज, जिसको राजधानी बनाते हैं ये लोग। इस समय तक उत्तर भारत में अधिकांश, इस समय जो 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं शताब्दी का दौर है, इस समय उत्तर भारत में अधिकांशतः जगह पे राजपूतों का वंश था। तो इस कारण इसे राजपूत युगीन इतिहास भी कहते हैं। कौन सा इतिहास कहते हैं दोस्तों? राजपूत युगीन इतिहास भी कहते हैं। 700 से 1100 एडी के आसपास के पीरियड को। कुछ विद्वान राजपूतों को आबू पर्वत पर मुनि वशिष्ठ के अग्निकुंड से उत्पन्न हुआ मानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट परीक्षा में आने के लिए। कुछ विद्वान जो है वो राजपूतों को, जो राजस्थान में माउंट आबू पर्वत है जहां पे जैनों का दिलवाड़ा जैन मंदिर है। ठीक है, तो राजपूतों को आबू पर्वत पर मुनि वशिष्ठ के अग्निकुंड से उत्पन्न हुआ मानते हैं। और चंद्रबरदाई ने जो पृथ्वीराज रासो लिखी है उसमें ऐसे अग्निकुंड से उत्पन्न या अग्निकुल के 4 राजपूतों का वर्णन किया है: प्रतिहार, चालुक्य, चौहान और परमार। प्रतिहार, चालुक्य और चौहान, परमार। इसका छोटा सा कोडिंग चाहिए आपको तो कोडिंग ले सकते हैं। चालू है चौपर प्रति हजार। कैसे दोस्तों? चालू है चौपर, चालू है चौपर, चौपर प्रति हजार। चौपर खेलते हैं ना, वो जो महाभारत में शकुनी खेलते हैं जुआ, वो चौपड़ है ना। तो चालू है चौपर प्रति हजार। तो चालू मतलब चालुक्य, चौ मतलब चौहान, पर मतलब परमार, प्रति मतलब प्रतिहार। चालुक्य, चौहान, परमार और प्रतिहार। चालू है चौपर प्रति हजार, चालू है चौपर प्रति हजार मतलब 1000 रुपए का दांव लगा रहे हैं। चौपर खेलते समय कितने का दांव लगा रहे हैं? प्रति हजार का, 1000 का दांव। तो चालू है चौपर प्रति हजार। ये चारों कौन है? अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों का कोड है। ठीक है दोस्तों, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, लेक्चर का। थोड़ी छोटी राइटिंग में लिखा है, लेकिन आप जैसे इसको एनहांस करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, एलेबोरेट करेंगे, जूम करेंगे तो आपको पूरा दिखेगा।
ठीक है दोस्तों। तो प्रतिहार, चालुक्य, चौहान, परमार, अग्निकुल के जो राजपूत हैं वो हैं चालू है, चौपर, प्रति हजार। कुछ प्रतिहारों को लक्ष्मण का वंशज मानते हैं। कुछ विद्वान जो हैं वो प्रतिहारों को लक्ष्मण का वंशज भी मानते हैं, गुर्जर प्रतिहारों को। प्रतिहार मतलब रक्षा करने वाला। लक्ष्मण ने अपने भाई राम और सीता की रक्षा करी थी थ्रू आउट वनवास में, तो लक्ष्मण जी को सौमित्र भी बोला गया, तो सौमित्र वंश भी बोलते हैं इसको। सौमित्र का वंशज भी बोलते हैं, लक्ष्मण का वंशज भी बोलते हैं। किसको? प्रतिहार। प्रतिहार का मतलब होता है सुरक्षा करना। लक्ष्मण ने सुरक्षा करी थी उनकी, ठीक है। तो प्रतिहारों को लक्ष्मण का वंशज भी मानते हैं, या सौमित्र। लक्ष्मण जी का पर्यायवाची क्या है? सौमित्र, ठीक है। फिर अग्निकुल के ये 4 जो राजपूत हैं, अग्निकुल राजपूतों में प्रतिहार वंश सर्वाधिक प्रसिद्ध था। प्रतिहार वंश सर्वाधिक प्रसिद्ध था और गुर्जरों की सहायक शाखा होने के कारण यह गुर्जर प्रतिहार कहलाया। यह प्रतिहार जो है वो गुर्जरों की सहायक शाखा होने के कारण गुर्जर प्रतिहार कहलाया। और पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में सर्वप्रथम गुर्जर जाति का उल्लेख मिलता है। यदि गुर्जर जाति का उल्लेख पूछें दोस्तों तो पुलकेशिन द्वितीय अपन पढ़ चुके हैं पहले। पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख में सर्वप्रथम गुर्जर जाति का उल्लेख मिलता है। गुर्जर का मतलब होता है गुर प्लस जर। गुर मतलब गुजरात और रा का मतलब राजस्थान क्षेत्र के लोग। गुज मतलब गुजरात, रा से मतलब राजस्थान, तो गुजरात प्लस राजस्थान क्षेत्र के लोग, दैट इज कॉल्ड गुर्जर प्रतिहार। क्लियर है बात? अब बात करते हैं दोस्तों इसके शासकों के बारे में, एक एक दो दो लाइन जो इंपॉर्टेंट है लेकिन परीक्षा में आती है, ठीक है। तो नागभट्ट फर्स्ट, ठीक है। इसका कोड है, शासकों का कोड देख लीजिए दोस्तों। शासकों का क्रम है, जो मुख्य शासक हैं, क्रम भी यही है। हो सकता है बीच के 1-2 शासक इसमें छूटे हों, लेकिन यह क्रम बिगड़ा नहीं है, क्रम बिल्कुल सही है। जो बीच के बहुत कम महत्वपूर्ण शासक है जिनका कोई महत्व नहीं है उनको हटा दिया गया है, लेकिन यह क्रम तो निश्चित है शुरू से लेके अंत तक के शासकों का। हना बना मिमम राय, हना बना मिमम राय। गुर्जर प्रतिहार शासकों का क्रम क्या है? हना बना मिमम राय, हना बना मिमम राय। टंग ट्विस्टर है, 10 बार बोलिए, 10 बार लिखिए दोस्तों, ठान लीजिए, हो जाएगा। हा ना बा ना मिमम राय। देखते हैं, हा से मतलब हरिश्चंद्र, ठीक है। तो हरिश्चंद्र के बारे में अपन ने अलग से नहीं बताया है, नागभट्ट में बता दिया है, नागभट्ट में। तो नागभट्ट फर्स्ट 725 एडी में इसने अपना शासन स्थापित किया है, नागभट्ट फर्स्ट ने। अब जो गुर्जर प्रतिहार वंश है, इस वंश की स्थापना जो है हरिश्चंद्र ने की थी। मेनली संस्थापक कौन है? हरिश्चंद्र, ठीक है। तो हरिश्चंद्र ने की थी और हरिश्चंद्र ने राजस्थान के भीनमाल में राजधानी बनाई थी। राजस्थान के भीनमाल को राजधानी बनाया था हरिश्चंद्र ने, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ह्वेनसांग ने भीनमाल की यात्रा की थी, मैंने ह्वेनसांग के समय भीनमाल शब्द बताया है आपको, ठीक है। तो हरिश्चंद्र ने भीनमाल को राजधानी बनाया और यह संस्थापक था, लेकिन वास्तविक संस्थापक जो है वो नागभट्ट फर्स्ट ही था। वास्तविक संस्थापक कौन है? नागभट्ट फर्स्ट। ग्वालियर अभिलेख से पता चलता है कि इसने अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से रोका था। तभी तो गुर्जर प्रतिहारों को भारत का द्वारपाल कहते हैं, क्योंकि इन्होंने अरबों को सिंध से आगे बढ़ने, सिंधु नदी से आगे बढ़ने से रोका था, ठीक है। और इसने अरबी शासक जुनैद को हराया था। नागभट्ट फर्स्ट ने अरबी शासक जुनैद को हराया था, इसके कारण इसे म्लेच्छरों का विनाशक कहते हैं। म्लेच्छरों, म्लेच्छरों, मा ला आधा चा और रा, म्लेच्छरों का विनाशक कहते हैं किसको? नागभट्ट फर्स्ट को, जुनैद को हराने के कारण। दूसरा शासक है दोस्तों वत्सराज। वत्सराज के बारे में देखिए, इसने पाल शासक धर्मपाल को हराया था। वत्सराज ने पाल शासक धर्मपाल को हराया था तथा राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से यह स्वयं हार गया था। मैंने आपको बताया था इसके पहले राष्ट्रकूटों में त्रिपक्षीय संघर्ष यहीं से शुरू हुआ है, धर्मपाल, ध्रुव और वत्सराज से। तो वत्सराज ने धर्मपाल को हराया। जो त्रिकुट में सबसे कमजोर हैं वो पाल हैं, जो सबसे मजबूत हैं वो गुर्जर प्रतिहार हैं, राष्ट्रकूट बीचों बीच हैं। तो इसने पाल शासक धर्मपाल को हराया और राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से ये खुद हार गया और यहीं से त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू होता है। प्रश्न पूछेगा वो त्रिपक्षीय संघर्ष कहां से शुरू होता है, तो वत्सराज के कारण शुरू होता है, धर्मपाल को हराने के कारण त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू होता है। और त्रिपक्षीय संघर्ष किस किस के बीच में है? प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। तो हर पलकूट, कोडिंग क्या है दोस्तों अपनी? हर पलकूट। अच्छी कुटाई करो, हर पल अच्छी कुटाई करो, तो हर पलकूट
तो हर मतलब प्रतिहार, पल मतलब पाल, कूट मतलब राष्ट्रकूट, हर पल कूट। ठीक है दोस्तों, और इस जो त्रिपक्षीय संघर्ष होता है इसमें अंततः जीत गुर्जर प्रतिहारों की होती है। यह मुख्य रूप से वास्तविक संस्थापक कहलाता है वत्सराज। हरिश्चंद्र संस्थापक, नागभट्ट फर्स्ट वास्तविक संस्थापक, लेकिन वत्सराज मुख्यतः वास्तविक संस्थापक। बिल्कुल ओरिजिनल यदि वास्तविक संस्थापक पूछे तो फिर वत्सराज आ जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं, हाना हो गया, हरिश्चंद्र हो गया, नागभट्ट फर्स्ट हो गया, वत्सराज हो गया, और अब बात करते हैं नागभट्ट द्वितीय की। हना बना नागभट्ट द्वितीय, इसने कन्नौज जीतकर उसे राजधानी बनाया। नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज, है ना, कन्नौज में दो मात्राएं हैं ना, तो नागभट्ट टू ध्यान रखिएगा इस तरीके से, नागभट्ट टू ने कन्नौज जीता, तो नौ में दो मात्राएं हैं, तो इस तरीके से याद करने का तरीका है। कन्नौज जीतकर राजधानी बनाई और राष्ट्रकूट शासक गोविंद थर्ड ने इसे पराजित किया था। त्रिपक्षीय संघर्ष तो चल ही रहा है, तो कभी ये जीतते कभी वो जीतते, तो राष्ट्रकूट शासक गोविंद थर्ड ने इसे पराजित किया था। और ध्यान देंगे कि कन्नौज में गंगा में इसी ने जल समाधि ली थी, नागभट्ट सेकंड ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने कन्नौज के पास गंगा में जल समाधि ली थी? तो नागभट्ट सेकंड ने कन्नौज में गंगा में जल समाधि ली। इसके बाद बात करते हैं, हना बना हो गया। अब मिमम, मी से मतलब मिहिर भोज, सुपर इंपॉर्टेंट है। गुर्जर प्रतिहार में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला शासक यही है, मिहिर भोज फर्स्ट। इंपॉर्टेंट लगा लीजिए आप। मिहिर भोज फर्स्ट सर्वाधिक प्रतापी राजा था। यह वैष्णव धर्म का अनुयायी था और स्वयं को विष्णु का अवतार कहता था। कौन सा गुर्जर प्रतिहार शासक स्वयं को विष्णु का अवतार मानता था? मिहिर भोज फर्स्ट। भोज नहीं, मिहिर भोज, विष्णु का अवतार। अतः इसने आदिवराह और प्रभास जैसी उपाधियां मिली। यह भी परीक्षा में खूब पूछा जाता है। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार आदिवराह की उपाधि मिली थी। तो किसे आदिवराह और प्रभास की उपाधियां मिली हैं? तो मिहिर भोज फर्स्ट को आदिवराह और प्रभास की उपाधियां मिली हैं विष्णु का अवतार मानने के कारण। इसने चांदी के सिक्के द्रंभ भी चलवाए, बहुत इंपॉर्टेंट। इसने चांदी के सिक्के चलवाए द्रंभ नाम से। तो मिहिर भोज, ठीक है, तो मिहिर भोज ने द्रंभ चांदी के सिक्के चलाए, द्रंभ नामक चांदी के सिक्के। अरबी यात्री सुलेमान ने मिहिर भोज को कट्टर और मुस्लिम विरोधी बताया है। अरबी यात्री जो सुलेमान है, इन्होंने मिहिर भोज को कट्टर मुस्लिम विरोधी बताया है और इसे क्रूर भी बताया है। ठीक है, नेक्स्ट है हना बना मी हो गया। अब मां से मतलब महेंद्रपाल फर्स्ट। इसने परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर फर्स्ट की उपाधि धारण की थी। कौन कौन सी उपाधियां धारण की हैं? परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर फर्स्ट। उपाधियां ये ज्यादातर पूछी जाती हैं, आदिवराह और प्रभास। ये वाली याद रखिए, भूल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। इसने राष्ट्रकूट शासक इंद्र थ्री को पराजित किया था। इंद्र थ्री अब तक आप जानने लगे होंगे, राष्ट्रकूट शासक थर्ड, जिसने चंद्रगुप्त के साथ चंद्रगुप्त के जैसे ही चंद्रगिरी पहाड़ी कर्नाटक में संलेखना किया था, जैन धर्म को मानता था। ठीक है, तो इसने इंद्र थर्ड जो है, सॉरी क्या है इसमें, शासक इंद्र थर्ड को भी पराजित किया था इसने। और महेंद्रपाल, इसके शासनकाल में प्रतिहार साम्राज्य की अभूतपूर्व सांस्कृतिक प्रगति हुई। ये इंपॉर्टेंट है इसका बहुत ज्यादा। महेंद्रपाल फर्स्ट के समय प्रतिहार साम्राज्य की अभूतपूर्व सांस्कृतिक प्रगति हुई। खास तौर पे जिम्मेदार कौन है? दरबारी विद्वान राजशेखर। सुपर इंपॉर्टेंट। राजशेखर दरबारी विद्वान किसके थे? महेंद्रपाल फर्स्ट, गुर्जर प्रतिहार शासक राजशेखर। और राजशेखर ने रचनाएं कौन सी लिखी? ये करोड़ों बार परीक्षा में आया है। कर्पूर मंजरी, कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल रामायण, बाल भारत, भुवन कोश, हरविलास और विद्वशाल भंजिका, ये भी परीक्षा में आए हैं। ये दो बहुत आए हैं, विद्वशाल भंजिका और कर्पूर मंजरी। तो कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल रामायण, बाल भारत, भुवन कोश, हरविलास, विद्वशाल भंजिका, ये किताबें लिखी हैं राजशेखर, महेंद्रपाल फर्स्ट, गुर्जर प्रतिहार शासक के दरबारी विद्वान ने। अब इसके बाद लास्ट मां की बात करते हैं, महिपाल। महिपाल, इसके शासनकाल में जो बगदाद निवासी है अल मसूदी। ठीक है, सुलेमान ने किसके बारे में लिखा है? मिहिर भोज के बारे में। लेकिन बगदाद, या बगदाद मतलब इराक की राजधानी है बगदाद, तो इराक निवासी जो है अल मसूदी, पूछेगा वो अल मसूदी किसके काल में आया है? महिपाल के काल में आया है, गुर्जर प्रतिहार शासक।
तो इसके शासनकाल में बगदाद निवासी अल मसूदी 915 एडी में भारत आया। राष्ट्रकूट शासक इंद्र III के समय भी ये था। राष्ट्रकूट शासक इंद्र भी इसी समय होगा, तो इसी के समय अगर पूछा जाए कि राष्ट्रकूट शासक इंद्र III के समय भी अल मसूदी भारत आया, वहां पे लिखवाया है मैंने। राजशेखर भी इसके समय था, इसके समय भी राजशेखर था, इसके समय भी राजशेखर है। तो राजशेखर ने इसे आर्यावर्त का महाराजाधिराज कहा है। ठीक है, महिपाल को आर्यावर्त का महाराजाधिराज किसने कहा है? राजशेखर ने, आर्यावर्त का महाराजाधिराज। ठीक है दोस्तों, और इंद्र III ने इसे बुरी तरह पराजित कर कन्नौज को लूटा। इंद्र III ने इसे बुरी तरह पराजित कर कन्नौज III को लूटा। और आगे के शासक जैसे राज्यपाल तथा यशपाल भगोड़े तथा कमजोर थे। राज्यपाल और यशपाल, आगे के शासक राज्यपाल और यशपाल जो है भगोड़े तथा कमजोर थे, है ना, और यशपाल जो है वो अंतिम शासक था। गुर्जर प्रतिहारों को भारत के द्वारपाल की संज्ञा दी गई है, क्योंकि इन्होंने अरबों के आक्रमण के सामने अपना सीना अड़ा दिया था। तो गुर्जर प्रतिहारों को भारत के द्वारपाल की संज्ञा दी गई थी। तो हना बना मिमम राय, हना बना मिमम राय, हरिश्चंद्र नागभट्ट फर्स्ट, वत्सराज नागभट्ट द्वितीय, मेहरभोज, महेंद्रपाल, महीपाल और राज्यपाल और यशपाल, इस तरीके से राजा हो जाते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों और है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह छूट रहा था इसमें कि जो वत्सराज हैं, वत्सराज ने राष्ट्रकूट शासक कृष्ण II को हराकर मालवा पर अधिकार किया था। यह ध्यान रखिएगा, यहां पे मैं लिख देता हूं वत्सराज में मालवा पर अधिकार, मालवा पर अधिकार। तो वत्सराज ने जो है राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय, जो कि ध्रुव का उत्तराधिकारी था, कृष्ण द्वितीय को हराकर मालवा पर अधिकार किया था। यह पूछा गया है परीक्षा में, वत्सराज ने किस पर अधिकार किया है? मालवा पर अधिकार किया है। ठीक है दोस्तों, तो जहां जहां मैंने इंपॉर्टेंट बताया है वहां वहां पढ़िए। 2-3 कोडिंग दी है मैंने, एक तो चालू है चौपर प्रति हजार, दूसरा है हरपलकूट और तीसरा है हना बना मिमम राय, हना बना मिमम राय। कोडिंग याद कीजिए, फैक्ट्स याद कीजिए, कंसेप्ट समझिए और एग्जाम की नैया से पार हो जाइए। ठीक है दोस्तों, लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं? मुझे लग रहा है कुछ पार्टिसिपेशन कम हुआ है, क्या कुछ कमी हो रही है? कुछ कमी हो रही है तो बताइए, मैं उसको सुधारता हूं। और उत्साह बनाए रखिए, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, जय हिंद।